तो आइए चलते हैं आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 32 पे पूछे गए प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक की एकक कोष्ठिका में कितने जालक बिंदु होते हैं। पहला है फलक केंद्रित घनी, दूसरा है फलक केंद्रित चतुष्कोणीय और तीसरा है अंतः केंद्रित। तो यदि हम बात करें फलक केंद्रित घनी संरचना अर्थात एफसीसी में जालक बिंदुओं की, तो इसमें कुल 14 जालक बिंदु होते हैं, 8 कोनों पर और 6 फलक पर। वही बात करें दूसरे फलक केंद्रित चतुष्कोणीय संरचना में जालक बिंदु की, तो इसमें भी 14 ही होंगे, 8 कोनों पर और 6 फलक केंद्र पर। और तीसरा है हमारा अंतः केंद्रित घनी अर्थात बीसीसी संरचना में जालक बिंदु की, तो इसमें कुल 9 जालक बिंदु होंगे, 8 कोनों पर और एक अंतः केंद्र में स्थित जो परमाणु होता है उसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो समझाना है आपको। पहला है धात्विक एवं आयनिक क्रिस्टलों में समानता एवं अंतर को, और दूसरा है आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं, इसका कारण बताना है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि धात्विक एवं आयनिक क्रिस्टलों में क्या समानता है, क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समानता की। तो पहला समानता है कि आयनिक तथा धात्विक दोनों क्रिस्टलों में स्थिर विद्युत आकर्षण बल विद्यमान होता है, और ये जो विद्युत आकर्षण बल होता है वह आयनिक क्रिस्टलों में विपरीत आवेशों के मध्य होता है, जबकि धातुओं में उनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मध्य होता है। इसी कारण ये दोनों के गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और दूसरी जो समानता है कि दोनों स्थितियों में बंध अदैशिक अर्थात नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो अदैशिक बंध क्या होते हैं, जब मैंने आपको क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस के बीच समानता एवं अंतर के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने ये पॉइंट बताया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों के बीच क्या अंतर है। तो पहला अंतर है कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं इनमें आयन गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। ऐसा ये केवल गलित अवस्था या जलीय विलयन में ही करते हैं। जबकि जो धातु होते हैं इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधे नहीं होते, अपितु मुक्त रहते हैं, अतः यह ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं। और दूसरा अंतर है आयनिक और धातुओं में कि आयनिक बंध स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण प्रबल होते हैं, जबकि जो धात्विक बंध होते हैं उनमें दुर्बल होता है, इस कारण ये प्रबल नहीं होते। यह संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा कर्नेल के आकार पर निर्भर करता है। तो आपको मैं कर्नेल के बारे में बता देता हूँ। कर्नेल जो ठोस में रिक्त स्थान होता है या फिर जो बीच वाला भाग होता है उसी को हम कर्नेल कहते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित के लिए धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। तो आपको इसमें संकुलन क्षमता बताना है। पहला है सरल घनी, दूसरा है अंतः केंद्रित घनी और तीसरा है फलक केंद्रित घनी। तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन पीछे भी आपको सॉल्व करा रखा है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे हम एससीसी यानी कि सरल घनी जालक में संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। और हम लोगों को पता है कि इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो लगभग होती है 52%। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। और बीसीसी के बारे में भी मैंने बताया है, इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो लगभग होती है 68%। वहीं बात करें यदि हम एफसीसी की, तो इसकी संकुलन क्षमता होती है लगभग 74%। तो सबसे अच्छी संकुलन क्षमता होती है आपकी एफसीसी की, क्योंकि इनके जो परमाणु होते हैं बहुत पास होते हैं, इस वजह से इनकी संकुलन क्षमता अच्छी होती है। तो इनका कैसे संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं, पूरे प्रोसीजर को मैंने डेरिवेशन के थ्रू आपको समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पर बस मैं सिंपली आपको दिखा दे रहा हूँ इमेज कि कैसे ये डेरिवेशन हुआ है, कैसे आया हुआ है, बाकी आप वहीं पर जाके सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चांदी की क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें चांदी का परमाणविक द्रव्यमान पूछा हुआ है, जबकि हमें पता है कि चांदी की जो क्रिस्टलीकरण है वो एफसीसी में हुई है और इसके कोरों की लंबाई तथा घनत्व ये दोनों हमको दिया हुआ है। तो ये देखते हैं हम कि कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन अर्थात घनत्व के लिए मैंने एक फार्मूला आपको बता रखा है। तो पहले क्या चीज़ें दी हुई हैं पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। कोरों की लंबाई दी हुआ है, मतलब ए दिया हुआ है 4.077 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, वहीं घनत्व दिया है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और
हम जानते हैं कि जालक के लिए जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो घनत्व के लिए फार्मूला मैंने बता रखा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है m, यानी कि परमाणविक द्रव्यमान पूछा हुआ है। तो सभी वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सभी वैल्यू को रखने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा 107.14 ग्राम प्रति मोल। अतः चांदी का जो परमाणविक द्रव्यमान होगा वो होगा 107.14 ग्राम प्रति मोल। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक घनी ठोस दो तत्वों P एवं Q से बना है। घन के कोरों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या है? P एवं Q की उप संयोजन संख्या क्या होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आप इसको एक या दो बार पढ़ेंगे तो खुद ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक घनी ठोस में दो तत्व हैं, P और Q हैं। तो घन के कोनों पर क्या है? Q है। तो मतलब किनारे पर कोने 8 होंगे तो भाई Q वहाँ होगा, और अंतः केंद्र में मतलब उसके बीच में P है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दिमाग में आप आ गया होगा कि ये किस प्रकार का एकक कोष्ठिका है? BCC अर्थात अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका है। अब मैंने बताया कि जो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका होते हैं उनमें जो कोनों पे परमाणु होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, और जो बीच में होता है उसका भी कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो कोनों पर जो परमाणु है Q है और केंद्र पर जो परमाणु है वो P है। तो हमारा फार्मूला सिंपल सा क्या होगा? QP होगा। लेकिन आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि सॉल्व करके दिया हुआ है कि घन में परमाणु Q 8 कोनों पर है, तो Q परमाणुओं की संख्या 1/8 गुणे 8, क्योंकि मैंने बताया था कि एक परमाणु का कोनों पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। सॉल्व करेंगे 1 आएगा। वही बात करें परमाणु P अंतः केंद्र पर स्थित है, अतः P परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अतः यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? PQ। अब बात कर रहा है P तथा Q की उप संयोजन संख्या क्या होगी? 8 होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनी संरचना में होता है। यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके परमाणविक द्रव्यमान 93 U यानी कि 93 डाल्टन। U को यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बोला है कि 93 U का प्रयोग करके परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। तो यदि हम सॉल्व करें तो BCC में देखते हैं परमाणु की संख्या होती है 2, घनत्व दिया हुआ है 8.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, परमाणविक द्रव्यमान जो ऊपर M दिया हुआ है, चूँकि ये फिक्स नहीं होता, यूनिफाइड है, तो लगभग 93 या फिर 92.9 ग्राम पर मोल। तो फार्मूला हम सभी देख ही रहे हैं कि फार्मूला क्या होता है घनत्व के लिए। चूँकि हमसे पूछा हुआ है त्रिज्या, तो त्रिज्या हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले हम कोरों की लंबाई निकालेंगे, फिर उसके बाद हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग कोरों की लंबाई यानी कि A की वैल्यू निकालेंगे। तो A कैसे निकलेगा? यहाँ पे फार्मूला अगर हम देखें, घनत्व दिया है तो अगर हम नीचे AQ दिया है तो उसको कन्वर्ट कर दें तो कुछ इस तरह की फार्मूले आ जाएंगी। अब जब इसमें वैल्यू को पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 3.3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो आप उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो अब हमें क्या करना है? परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना है। तो BCC के लिए हम लोग जानते हैं विकर्ण बराबर होता है 4 × परमाणु की त्रिज्या। तो यहाँ पर विकर्ण जो आपका रहेगा वो कर्णी में रहता है, कर्णी में 3A = 4 × नायोबियम की परमाणु त्रिज्या, क्योंकि हम लोग को नायोबियम का निकालना है। तो हम लोग फार्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं, त्रिज्या निकालते हैं, तो R = क्या हो जाएगा? √3/4 × A। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आएगा? 1.43 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि अष्टफली रिक्तिका की त्रिज्या हो तो तथा निविड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या हो तो r एवं R में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है कि कोई अष्टफली है, उसमें जो रिक्तिका की त्रिज्या r है और उसमें परमाणुओं की त्रिज्या R है, तो आपको उसमें संबंध बताना है। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आता है तो अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करिए आपके NCERT बुक से, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में NCERT बुक से ही क्वेश्चन मैक्सिमम पुटअप होते हैं। तो आप जितना NCERT के बुक को सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।